धुरंधर के ऊपर आपने कितने सारे पोस्ट कितनी सारी वीडियोस देख ली होंगी जहां पर उसके पीक डिटेलिंग की बात हो रही है। आदित्य धर ने क्या डिटेल डाला है भाई, इतनी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दिया है। लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूं कोई भी उसकी स्टोरी या फिर स्क्रीन प्ले की बात उतनी नहीं कर रहा है जितना गजब का है वो। और अगर तुम मेरी वीडियोस कुछ टाइम से देखते आ रहे हो तो मैंने अपनी वीडियोस में मेंशन किया होगा कि इसका स्क्रीन प्ले सही से फ्लो होता है या उतना नहीं होता, सही था या उसमें थोड़ी बहुत कमी लगी। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं कुछ रीजंस, कुछ एग्जांपल्स दूंगा क्यों धुरंधर का स्क्रीन प्ले बहुत बेहतरीन तरीके से फ्लो होता है, उसको कितना बढ़िया तरीके से डिजाइन किया है और क्यों ये मूवी 3-4 घंटे तक तुम्हारा हमारा अटेंशन होल्ड करके रखती है। जिसमें देखो सबसे पहले मैं एड्रेस करना चाहूंगा कि तुम्हारा हमारा जो ऑडियंस का परसेप्शन, मेंटली हम किस तरीके से एक पिक्चर को देखने जाते हैं। क्योंकि जब आप थिएटर में या घर पे उसको चालू कर रहे हो तो तुम्हारा माइंडसेट है ओके अभी हम कुछ नया देखने वाले हैं, किसी एक नई दुनिया में जाने वाले हैं, कुछ नए कैरेक्टर से हम लोग मिलेंगे, तो वहां पर आपका माइंडसेट ये है। लेकिन फिर अगर कोई मूवी हर आधे घंटे में आपको फिर वही नई चीज दिखा रही है, ऐसे ऐसे ट्विस्ट फेंक के मारी है जिसका अब तक कुछ सेटअप ही नहीं था, तो वो बहुत जारिंग लगने लगता है। मतलब 2 घंटे तक आप एक कहानी देख रहे हो फिर एकदम से बैम एलियंस आ गए। क्यों ऐसा एक सीरियस स्क्रीन प्ले के अंदर नहीं किया जाता? वो भी तो एक ट्विस्ट है भाई। एक सेकंड, मेरे को एकदम से हिट हुआ कि कुछ लोग यहाँ पर एकाकी को पॉइंट कर सकते हैं, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। उसने शुरुआत से ही सेटअप किया था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? एलियन गड़बड़ है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी मूवी या सीरीज की कहानी जब चालू होती है ना तो शुरुआत सिर्फ एक बार होती है और उसका एक एंड होता है जिसके बीच में हम लोग कॉज एंड इफेक्ट खेलते जाते हैं। आई थिंक टॉपिक पे बनते हुए धुरंधर को हम लोग डिकोड करेंगे तो बहुत इजीली तुम समझ जाओगे। जो शुरुआत की मैं बात कर रहा हूँ, पिक्चर कहाँ पे चालू होती है, अजय सानियाल का कैरेक्टर, वो एक पहला फ्रेम है जहां पर हम मूवी, उसकी वर्ल्ड, उसके कैरेक्टर्स के बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन जैसे ही तुम्हारा पहला फ्रेम, पहला इंसान, पहला कैरेक्टर दिख गया तो वहां से आगे वही एक फ्लो पकड़ के चलना। और यहाँ पर मैंने नोटिस किया है कि आदित्य धर की राइटिंग में जो ट्रेजेडी वाला मामला है, ट्रेजेडी वाला एंगल है, वो बहुत बार यूज करते हैं अपने कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। धुरंधर पार्ट 1 पहला फ्रेम, कैरेक्टर प्लेन की तरफ देख रहा है, अनसेटलिंग म्यूजिक चल रहा है, नेगोशिएशंस और आतंकवादियों की बात हो रही है। प्लेन के अंदर कदम रखते ही जब वो नीचे खून देखता है तो हमको कट करके ऐसे शॉट्स दिखाए जाते हैं जो पहले हो चुके हैं, पास्ट में जंप कर गए हम लोग। क्यों? क्योंकि अजय सानियाल का जो कैरेक्टर है वो ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से जानता है, काफी सालों से वो इसमें रहा है, तो जैसे उसको ब्लड का ट्रेल दिखा वो पहचान गया कि यहाँ पे क्या हुआ था। तो एक इंसान को इतनी बेरहमी से मार देना इज अ ट्रेजेडी, लेकिन आई थिंक उससे भी बड़ी ट्रेजेडी होगी कि आप भारत माता की जय नहीं बोल पा रहे। ठीक है, पिक्चर की शुरुआत में ही हमने एक कैरेक्टर दिखा दिया, एक कैरेक्टर को इस्टेब्लिश कर दिया, लेकिन वो जिससे बात करने गया है, जिन्होंने प्लेन को पकड़ रखा है, वहां पर भी हम लोग 2 नोटिसेबल चेहरे देखते हैं, जिसमें से एक ठीक थोड़ी देर बाद फिर दिखाई देता है पार्लियामेंट अटैक के टाइम पे, और मूवी बस उसका एक शॉट दिखाती है प्लेन के अंदर वाला कनेक्ट करने के लिए कि ये वही बंदा है, वहां से यहाँ आया। अजय सानियाल जिनको पिछली बार कुछ करने नहीं मिला था, उनको अब परमिशन दी जाती है कि यस यू कैन गो अहेड, आप ऑपरेशन धुरंधर चालू करो। क्यों हुआ? क्योंकि पहली बार प्लेन के अंदर अजय सानियाल को पूरी तरीके से एक्ट करने का मौका नहीं दिया, पहले ही रोक दिया गया था, इसलिए उसमें से कुछ लोग बच जाते हैं और फिर वो वापस आया दूसरी बार अटैक करने। कॉज एंड इफेक्ट, पहली एक चीज हुई, उसमें से कोई चीज नहीं हुई जिसके कारण दूसरी चीज होती है, और उस दूसरी चीज होने के कारण हम लोग तीसरी चीज पे चलते हैं विच इज धुरंधर। तो ये जो लिंक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्क्रीन प्ले के अंदर, उसको नेचुरल और फ्री फ्लोइंग फील करवाने में। ऑपरेशन धुरंधर को जब ग्रीन लिट कर गया तो उसके बाद हम लोग रणवीर सिंह का कैरेक्टर देखते हैं, जिसको इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई लाइन नहीं बोला, कोई डायलॉग नहीं बोला, बस अपने पास इतना कॉन्टेक्स्ट है कि धुरंधर नाम का ऑपरेशन इज ऑन एंड देन दिस गाय इज गोइंग इनटू पाकिस्तान, जो कि एक बहुत बढ़िया नैरेटिव डिवाइस है और वो इतनी सारी मूवी सीरीज यूज करती है ना भाई। स्ट्रेंजर इन द लैंड ऑफ शैडोज की पहले से कोई एक दुनिया एग्जिस्ट करती है, वहां पे लोग हैं, उनका एक सिस्टम बैठ चुका है, जिसके बीच में एक नया इंसान आएगा बाहर से जिसको कुछ भी नहीं पता, और वो जैसे जैसे चीजें एक्सपीरियंस करेगा वैसे वैसे हम लोग ऑडियंस उस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे। इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल देना हो तो हैरी पॉटर। धुरंधर मिशन अप्रूव होने के बाद ये बंदा पाकिस्तान में लियारी टाउन जाता है, वहां पर जाकर एक दूध वाले से मिलता है, दूध सोडे वाले से मिलता है, और उसी के साथ मिस्टर लुल्ली भी। सोचने जाओगे तो बहुत लोग सोचेंगे कि उस सीन की जरूरत नहीं थी जहां पर उसको सड़क पे मार के सब कुछ किया जा रहा था, है ना, डायरेक्ट आलम भाई ने रख लिया उसको काम पे और वो काम कर रहा है। लेकिन आधा से काट के फेंकने वाला कैरेक्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बता देता है कि वो जगह कितनी खूंखार है, वहां पर मर्द भी सेफ नहीं है। एंड दूसरी चीज कि तुम्हारा जो कैरेक्टर हमजा है, जिसके बारे में तुम अभी तक लिटरली कुछ नहीं जानते हो, उसको इंट्रोड्यूस किया एक ट्रेजेडी के साथ कि बंदे के साथ ऑलमोस्ट वो होने वाला था, फिर उसके बाद वो 1 साल तक वहां पे मजदूरी कर रहा है, बिरयानी खा रहा है तो रो रहा है। इसी बीच में थोड़ा थोड़ा कॉन्टेक्स्ट स्प्रिंकल कर दिया कि ये अरशद पप्पू है, ये रहमान बलोच है, बाबू डकैत उसका नाजायज बाप है तो उसने अपनी माँ को मार दिया। फिर जिन कैरेक्टर्स का नाम हमने सुन लिया है उनमें से एक आता है बाबू डकैत उसी शॉप में,
दूध सोडे वाले को धमकी देने कि तू रहमान की सलवार में क्यों जाके कर रहा है। और यहीं पर आलम भाई का प्रोफेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, दूध सोडे वाला। उनका बिजनेस ऐसा है कि वो हर किसी के साथ कनेक्शन में रह सकते हैं, हर किसी की पार्टीज में जा सकते हैं, बट नॉट इंपॉर्टेंट इनफ कि सबकी नजर में आ जाए। एक बहुत इंटरेस्टिंग सीन मूवी रखती है जिसके ऊपर काफी सारा डिस्कशन हो सकता है कि आलम ने इंट्रोड्यूस करवाया हमजा और रिजवान को, जबकि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। करने के लिए हमजा भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता था ना रिजवान को कि भाई मैं यहाँ आ गया हूँ, चलो मिलकर कुछ मचाते हैं। ऐसा नहीं करने के पीछे जो कुछ मुझे इंटरेस्टिंग रीजंस लगते हैं, वो अगेन इस फ्लो को मेंटेन करने वाली चीज हो गई कि अब तक हम लोग हमजा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। बस इतना पता है कि वो एक स्पाई है जो वहां पर भेजा गया है इंडिया की तरफ से, बस। उसकी ना हमने अभी तक ट्रेनिंग देखी है, वो कितना कर सकता है, वो क्या कर सकता है, वो जीनियस है या नहीं है, वी डोंट नो एनीथिंग। और क्योंकि हमजा का इंट्रोडक्शन ही ट्रेजेडी के साथ हुआ था, रोड पे वाला सीन, तो अब तक वो एक ऐसा कैरेक्टर बना हुआ है जिसके लिए हम लोग सैड फील करते हैं। मतलब तुम एक्टिवली इसके बारे में ना सोचो, बट एक पैसिव फीलिंग जो होती है ना इस कैरेक्टर के बारे में, वो वहां पर पहुंच तो गया है लेकिन उसके आसपास चीजें हो रही हैं, वो कर नहीं रहा है। लेकिन वो पिक्चर का हीरो है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेगा। और उस मोमेंट के लिए बिल्डअप करना, वो रिवील करना कि हाँ ये इसलिए धुरंधर है, ये इसलिए इस मिशन के लिए चूज किया है, वो ये सारी चीजें करने का कैपेबल है। जितना मैं समझ पाया हूँ ये स्क्रीन प्ले उस मोमेंट को बचा के रखना चाहता है कि हम लोग अभी तक इसको मासूम दिखाएंगे, लोग एम्पैथी सिंपैथी फील करेंगे, एंड देन बैम एकदम से देखो उसने क्या कर डाला। तो इसलिए हमजा अगर रिजवान को बुलाता ना तो ये थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता। अब तक जो एकदम पैसिव कैरेक्टर बना हुआ है उसने इनडायरेक्टली कोई एक्शन ले लिया, ये काफी सटली और एकदम सॉफ्टली अपने को सिग्नल दे देता कि ओ हमजा उतना कॉर्नर्ड, उतना बेचारा नहीं है जितना हम लोग सोच रहे थे। जिसके बाद दूसरी चीज आ जाती है कि जब हमजा रिजवान एक दूसरे को जानते थे तो उन्होंने रिएक्ट क्यों नहीं किया। वो लोग एक सेफ स्पेस में थे जहां अपने प्लान्स डिस्कस कर रहे हैं, तो आलम भाई के सामने कह सकते थे ना कि हमने साथ में ट्रेनिंग करी है। एंड आई थिंक वो बाय डिजाइन है और मैं आदित्य धर को इसका क्रेडिट देना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी बारीकी से सोचा। देखो वो तीनों ही एजेंट है, आलम भाई के सामने नहीं रिएक्ट करते क्योंकि आलम भाई को उस चीज के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। जितने कम लोग तुम्हारे और तुम्हारे रिलेशंस के बारे में जानेंगे उतना कम तुम्हारा पॉइंट ऑफ फेलियर हो जाएगा। इसीलिए जो रियल बिग डैडी धुरंधर है वो कभी नहीं बताता हमजा को कि मैं हूं। कहने को कह सकता था कि चलो साथ में मिलकर काम करते हैं। एक स्पाई के लिए उसका कवर ही उसका सबसे ग्रेटेस्ट एसेट है और तुम एवं ही क्यों बताओगे किसी को, फिर भले ही वो तुम्हारा दोस्त हो या दुश्मन। तो हाँ आई थिंक इतने डिटेल में जाके उन्होंने सोचा, इसीलिए वो सीन ऐसा प्ले आउट होता है जैसा प्ले आउट होता है। और तुम अभी तक कनेक्शंस को नाप रहे हो। एक दूध वाले के शॉप पे हम लोग पहुंच गए जहां पर हमने कहानियां तो सुनी लेकिन बाबू डकैत को देखा जो उसको धमकी देने आया था। और इसी दूध वाले ने एक दूसरे एजेंट को बुलाया रिजवान, जो अब तुमको इन्फॉर्मेशन देगा उस पार्टी के बारे में जहां रहमान का बेटा आने वाला है, कुछ गैंगस्टर्स आएंगे उसको मारने के लिए और तुमको उसको बचाना है, ये तुम्हारा मिशन है। लेकिन बोला कहानी में आता है ट्विस्ट, रहमान का एक और बेटा जो लिटरली उस पार्टी में आ जाता है। एंड आई थिंक अपने को उसके पहले कभी बताते नहीं है कि रहमान के दो बेटे हैं। मैंने जो थोड़ी देर पहले कहा ना कि स्क्रीन प्ले ने हमजा को बचा के रखा था, उसको दबा के रखा था कि मासूम काफी सताया हुआ ऐसा दिखाओ, और फिर एकदम से हम ड्रॉप करेंगे कि देखो वो क्या कर सकता है। वो यहाँ पर होता है जब वो एकदम बाल ऐसा फ्लिप करते हुए और गन चला रहा है स्लो मोशन में अपने हीरो को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक एक्शन सेट पीस, जो कि वैसे अपने आप में ठीक है। लेकिन हमजा इतना स्पेशल क्यों है कि उसको इस मिशन के लिए चूज किया, वो और आगे चल के रिवील करता है जब हमको उसके दिमाग का ब्रिलियंस पता चलता है। रहमान डकैत का बेटा मर चुका है, उनका प्लान फेल हो चुका है और आलम भाई कहते हैं कि तू चला यहाँ से, निकल जा, कोई देख लेगा। लेकिन हमजा ने स्प्लिट मोमेंट में एकदम जोर जोर से चिल्लाना चालू कर दिया कि कोई आओ, कोई मदद करो, बचाओ इसको, क्योंकि अगर तुम वहां से भाग जाते तो तुम ही चोर कहलाते। और इस ड्रामे के कारण हमजा का इंट्रोडक्शन होता है रहमान के सामने इस तरीके से, नहीं कि मैं वो हूँ जिसने तुम्हारे बेटे को नहीं बचा पाया, बल्कि मैं वो हूँ जिसने तुम्हारे दूसरे बेटे को बचाया। और भाई इसी मोमेंट पे पहली बार रहमान डकैत का इंट्रोडक्शन होता है, उसकी एंट्री होती है, पहली बार हम लोग उसको स्क्रीन पे देखते हैं। और कितना ज्यादा वजन दिया है स्क्रीन प्ले में उसको, जिस तरीके से म्यूजिक बज रहा है, जो स्लो मोशन चल रहा है, जो स्लो टाइटल कार्ड फ्लिप होता है, इतना वेट भाई तुम्हारे हीरो को नहीं दिया तुमने। अब तक हमने सिर्फ उसके बारे में सुना था, लेकिन अब हम लोग पहली बार उसको देख रहे हैं। और हम लोग पहली बार उसको कैसे देखते हैं, मैंने क्या बोला था, ट्रेजेडी के थ्रू कैरेक्टर कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं आदित्य धर, ट्रेजेडी के थ्रू। ही इज अ बैड गाय, वो एक गैंगस्टर है जो लोगों को मारता है, लेकिन क्योंकि हम लोग उसको एक फादर के पीओवी से देख रहे हैं जिसने जस्ट अपना बेटा खोया है, तो तुम भी उसके लिए सिंपैथी फील करने लगते हो। फिर उसकी बीवी आके उसको चांटा मारती है, और ये कितना ब्रिलियंट डिसीजन था, क्योंकि इससे सिर्फ बीवी का कैरेक्टर सेटअप नहीं हुआ, बल्कि रहमान के कैरेक्टर में और डेप्थ ऐड हो जाती है कि वो इंसान है जो गैंग का लीडर है, लोगों को मारता तो है, लेकिन एक फैमिली मैन भी है जो अपनी बीवी से मार खा सकता है। और इसीलिए धुरंधर इतनी डिफरेंट फील होती है कि हम लोग पाकिस्तान
में हम लोग वहां के गैंगस्टर्स को देख रहे हैं, लेकिन उनको ट्रीटमेंट ऐसा दिया है कि दे आर द गुड गाइज। और देखो उनकी सफरिंग कितनी ज्यादा है। लेकिन तुम लोग ये तो नहीं भूल रहे हो ना कि किस तरीके से हम लोग एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर फिर तीसरे कैरेक्टर पे लिंक करते गए, इंसिडेंट्स एक दूसरे को फॉलो करते गए। तुमने किसी एक कैरेक्टर को देखा जिसको कुछ करना था, उसने कुछ किया जिसके कारण दूसरा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, फिर उसको कुछ करना था, उसने कुछ किया, फिर तीसरा कैरेक्टर आया, उसने कुछ किया, और ऐसे करते करते जब हम लोग हॉस्पिटल में, तो वहां पर 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स एक साथ दिखते हैं, रहमान डकैत, उजैर बलोच और जमील जमाली, क्योंकि वो इंसिडेंट ही इतना बड़ा है, उसका बेटा मरा है। और इसी के साथ जो अपना पहला लेवल है सेट ऑफ कैरेक्टर्स का, वो कंप्लीट हो गया। अब थोड़ी देर के लिए हम लोग इन्हीं के बीच में खेलेंगे कि इनकी क्या पॉलिटिक्स चल रही है। हमजा की एडवाइस लेकर बदला लिया, बाबू डकैत को मारा, और बाबू डकैत को मारने के कारण लियारी टाउन पे कब्जा हो पाया। फिर जब तुम किंग ऑफ लियारी बन चुके हो, तब तुमने इलेक्शन जीता है। देख रहे हो कैसे एक के बाद दूसरी चीज, फिर उस दूसरे कारण तीसरी चीज हो रही है। लेकिन ये यहाँ रुकता नहीं और आगे कंटिन्यू है। अब क्योंकि तुमने वो इलेक्शन जीता है, तुम किंग ऑफ लियारी बन चुके हो, तो ऊपर जो पावरफुल लोग बैठे हुए हैं वो अब तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट लेंगे, वो अब तुम्हारे क्लोज आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास पावर है और पावर का यूज करके तुम पैसा बना सकते हो। और ऐसे करके पैसा बनाने वाले खनानी ब्रदर्स का इंट्रोडक्शन होता है। फिर यही खनानी ब्रदर्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं मेजर इकबाल को। इस सब के सामने अब तुम ऐसी मूवी के सीन्स इमेजिन करो जो इतने लेम लगते हैं कि शुरुआत में ही एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाएंगे किसी पुलिस या किसी हेडक्वार्टर में, और वो कहेगा कि ये कैरेक्टर है, ये डॉन है, ये उसका बेटा है, ये उसका राइवल है, इन दोनों के बीच में ऐसा ऐसा। तुम देख रहे हो कितना डिफरेंस है। एक रूम में बैठ के बस बोलते जाना, और दूसरा कि एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर को लिंक करके दिखाना। इस सब के बीच में हमजा जिस तरीके से पहली बार लोगों से मिलते जा रहा है, वैसे भी हम भी पहली बार ही मिल रहे हैं। वरना दिखाने के लिए वो लोग इनमें से किसी को भी पहले दिखा देते भाई। मेजर इकबाल आधे घंटे पहले दिख गया। ये भी मुंबई की मैच खत्म हुई ना, जीते तो लोग फटाके फोड़ रहे हैं, डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। संजय दत्त का जो कैरेक्टर है जिन, उसका इंट्रोडक्शन कैसे होता है? तुम सब कहोगे भाई हवा गाने पे होता है, लेकिन नहीं, उसके पीछे भी रीजन दिया। एकदम छोटी सी चीज प्लांट करिए, तुम उसके बारे में सोचोगे नहीं, तुम्हारा दिमाग उसको नोटिस कर लेगा। रहमान डकैत जब उस रूम के अंदर है जहां पर सामने मेजर इकबाल बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि मेरे को गन्स वगैरह चाहिए, उनका सारा नेगोशिएशन होने के बाद रहमान मुंह घुमाकर खनानी को देखकर कहता है, मुझसे जो वादा किया उसको भूलना नहीं, क्योंकि रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। और क्योंकि उसने ये बात जावेद खनानी को देखकर कहना चालू करी, तो उसको पर्सनली लगा कि साला मेरे को धमकी दे रहा है। और क्योंकि रहमान का ये अकड़ उसको पसंद नहीं आया, तो इसीलिए वो जमील जमाली को कॉल करके कहता है कि वो आया था, तेरी गद्दी छीनना चाहता है, और इसीलिए फिर वो लोग जिन को बुलाते हैं रहमान से डील करने के लिए। तो ये तुम देख रहे हो सिर्फ कैरेक्टर के एक्शंस के लिए जस्टिफिकेशन नहीं दिया, बल्कि उनको कहानी में इंट्रोड्यूस करने के लिए भी रीजंस लिखे। और इसी के साथ लेवल 2 पे जो कैरेक्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन फिर से खत्म हुआ। इस बार हम लोग और डीप में जा चुके हैं। अंडरवर्ल्ड के जो रियल प्लेयर्स हैं, जिनके हाथ में वो स्ट्रिंग्स हैं खींचने वाली, वो सारे अब इस चेस की गेम पे उतर चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इन सब के बीच में खेलेंगे। एक चीज थोड़ी वियर्ड पहले टाइम लगती है कि रहमान ऑलमोस्ट मरने वाला था, जिन ने उसको पकड़ लिया था, लेकिन हमजा पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा देता है उसको बचाने के लिए। एंड देन पिक्चर के एंड में पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है उसको मारने के लिए। तो ऐसा यू टर्न क्यों? पहले ही क्यों नहीं उसको मरने दिया? क्योंकि वो अभी तक अपने ही गैंग में इस पोजीशन पे नहीं था जहां पर लोग उसको देखें और रिस्पेक्ट करें। या फिर उनका लीडर रहमान मर जाता वहां पर, तो क्या उसको नंबर 2 बनाते गैंग का? क्या उनकी गैंग बचती भी? क्योंकि उजैर लीडर है नहीं है, लेकिन क्योंकि हमजा ने पूरी मेहनत करी अपने लीडर को बचाने के लिए, और उस ब्रिज पर एसपी चौधरी असलम उसको नाम लेकर बुलाता है कि कौन है हमजा, आ गया। सबके सामने, पूरी गैंग के सामने वो चल के गया है, एसपी चौधरी असलम से अकेले बात करिए। दैट वाज द मोमेंट जहां पर उसने वो पोजीशन हासिल किया कि मैंने रहमान डकैत को बचाया, रिस्पेक्ट मी। एंड आई थिंक वो इसी वेव को राइड करते करते और ऊपर पहुंचता है। लेकिन फिर एक इंसिडेंट होता है जिसने पूरे मिशन, पूरी कहानी का ट्रेजेक्टरी बदल के दे दिया। 26/11 मुंबई अटैक। और मैं यहाँ पर वापस से इसके स्क्रीन प्ले पे फोकस लाना चाहूंगा कि वो इंसिडेंट, वो अटैक बस रैंडमली नहीं हो गया। हमको उस अंडरवर्ल्ड से इंट्रोड्यूस कराया गया, उसके कुछ नास्टी प्लेयर से इंट्रोड्यूस कराया गया जो ये चीज करने के केपेबल हैं। वो लोग ऐसा करना चाहते हैं तो वो कहानी को एक डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं। तुम्हारा हीरो कुछ करना चाहता है तो वो उस कहानी को दूसरे डायरेक्शन में पुल कर रहा है। और हर किसी के एक्शंस के कारण ये कहानी बनते जा रही है। हमजा ने अगर रहमान डकैत को एडवाइस नहीं दी होती अपने बेटे का बदला ले, तो मे बी वो लियारी का किंग नहीं बनता। किंग नहीं बनता तो इलेक्शन नहीं जीता। इलेक्शन नहीं जीता तो खनानी ब्रदर से नहीं मिलता। खनानी ब्रदर से नहीं मिलता तो मेजर इकबाल कांटेक्ट में आ पाता नहीं। वी डोंट नो। और रहमान क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि उसी के कनेक्शन से वो लोग बलोच आर्मी से गन्स ले आ पाए। रहमान नहीं होता तो ये कनेक्शन नहीं बनता, फिर उनको 26/11 के लिए गन्स नहीं मिलती। तो तुम देख रहे हो ये कहानी चालू हुई थी एक दूध सोडा वाले के पास, और अब हम कहाँ आ चुके हैं, मुंबई अटैक्स पे। और क्योंकि इस जर्नी में मूवी ने एकदम से बीच में कुछ नया
इंट्रोड्यूस नहीं किया। जिस भी कैरेक्टर से पहली बार मिल रहे हैं वो किसी ना किसी चीज से जुड़ा हुआ है, तो हमारा ब्रेन उसको लॉजिकली फॉलो करता है, भले ही आप उसके बारे में एक्टिवली ना सोच रहे। और इसके भी आगे चल के धुरंधर का स्क्रीन प्ले अपने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को क्लियरली डिफाइन करता है, उनको गोल्स, मोटिवेशन देता है, एंड देन उनके एक्शंस को कहानी में इंटीग्रेट भी करता है। एग्जांपल नंबर 1, जमील जमाली। उसको क्या चाहिए कि उसकी गद्दी महफूज रहे, तो इसलिए वो क्या करता है, वो जिन को बुलाता है रहमान को रास्ते से हटाने के लिए, जिसके कारण जिन कहानी के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा है। अब जिन को क्या चाहिए, उसको भैया रहमान को मारना है, उसकी पर्सनल खुन्नस है, उसके बड़े साहब का खुन्नस है। रहमान को क्या करना है, रहमान को दुनिया में ऊपर जाना है, उसको पैसा कमाना है, उसको पावर चाहिए, इसीलिए वो बलोच होते हुए भी आईएसआई की हेल्प करता है। और क्योंकि उसने हेल्प करी, 26/11 हुआ, तो उसके कारण वो इलेक्शन जीता। इलेक्शन जीत के पावर में इतना ऊपर आ गया कि कंट्री का प्रेसिडेंट तुम्हारी रैली में आके स्पीच दे रहा है। इलेक्शन क्यों जीत पाया, वो मेजर इकबाल के कारण। मेजर इकबाल को क्या चाहिए, उसको भैया बस इंडिया को डिस्ट्रॉय करना, जिस माइलस्टोन को पूरा करने के लिए वो खनानी ब्रदर्स और रहमान की मदद लेता है। तो तुम देख रहे हो कि कैसे हर एक कैरेक्टर कुछ ना कुछ डिफरेंट चीजें चाह रहा है और वो कुछ कर रहा है, कहानी के अंदर इंपैक्ट ला रहा है, उसको कहीं ना कहीं लेके जा रहा है। इनफैक्ट जमील जमाली वाला मुद्दा काफी छोटा है, उसको बस अपनी कुर्सी बचानी है, इसलिए वो ये सारी चीजें कर रहा है। लेकिन तुम अब सोचने जाओ पार्ट 2 देखने के बाद, तो ये भी रीजन निकलता है कि उसने जिनको जानबूझ के बुलाया, एक और हिडन उसका एजेंडा था कि रहमान को अगर तुम रास्ते से हटा दोगे तो ये जो पूरा लिंक बना हुआ है कि बलोचों से गन लो, आईएसआई वालों को दो, इंडिया पर अटैक करवाओ, वो लिंक टूट जाएगा। मे बी जमील जमाली का ये भी प्लान हो, तो हिडन लेयर्स भी डाल दिए भाई। अब बता, और क्योंकि अब तक ये सारे विलन वाले कैरेक्टर्स कुछ चीज चाह रहे थे, वो उसके लिए काम कर रहे थे और उनको वो चीज मिल गई, इन सब का कल्मिनेशन, इन सबको मिलाकर फाइनली 26/11 होता है। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, एक चीज हुई तो उसके कारण दूसरी चीज हुई। लेकिन इन सब के बीच में मेन खिलाड़ी रह गया, उसकी बात ही नहीं करी, हमजा। उसको क्या चाहिए, उसको अपने देश को बचाना है, दैट्स इट। उसके लिए वो जो करना पड़े वो करेगा, और इसीलिए वो अब तक बस साइड लाइन में खड़े होकर देख रहा था कि अच्छा ये सारी चीजें चल रही हैं, मैं भी थोड़ा कंट्रीब्यूट कर देता हूँ, ट्रस्ट गेन कर लेता हूँ। ट्रस्ट गेन करूंगा तो ऊपर जाऊंगा, फिर जंगल पे राज कर पाऊंगा। लेकिन जब इन सारे कैरेक्टर्स के वांट्स, डिमांड्स, नीड्स मीट होकर 26/11 कॉज करते हैं, तब जाके हमजा ड्राइविंग सीट पे आता है कि अब तक मैं बहुत देख लिया साइड से, अब मैं एक्शन लेगा। फिर भले ही उसके लिए मुझे उस आदमी को मारना पड़े जिसको मैंने अभी जस्ट पूरा गूदे भर का जोर लगाकर बचाया था। तो तुम देख रहे हो, यूजुअली मूवीज के अंदर एक हीरो एक विलन है, दोनों कहानी किए जा रहे हैं, आपस में लड़े जा रहे हैं, खत्म। 2 कैरेक्टर्स, यहाँ पर 5 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कहानी में इनपुट दे रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं, पुश एंड पुल कर रहे हैं। और अगर तुमने इन 5 को थोड़ा थोड़ा टाइम देकर उनके एक्शंस दिखाए ना, तो 3-3.5 घंटे की पिक्चर बन गई भाई, वो भी इतनी ज्यादा एंगेजिंग, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, सारी चीजें एक दूसरे के कारण हो रही हैं, तो तुम्हारे दिमाग के लिए काफी इजी होता है उसको फॉलो करना। अब तक हमने विलन्स का करतूत देख लिया, अब हीरो क्या करता है। हीरो पहला एक्शन लेता है जमील जमाली को अपने साइड लेना, उसकी बेटी से शादी करना। डायरेक्ट जाके उसने रहमान को मार दिया नहीं, क्योंकि जमील से शादी करना मतलब लेजिटिमेट पावर हासिल करना। अब तक तुम गैंग के टॉप 3 में थे, 3rd पर्सन थे, कौन हो तुम, कुछ नहीं हो। वहां का इलेक्टेड पॉलिटिशियन, उसका रिश्तेदार बन जाना, उसको अपने साइड कर लेना, दैट्स लेजिट पावर। और क्योंकि जिन उसी जमाली के लिए काम कर रहा है, तो जिन भी तुम्हारे साइड आ गया, जिसका यूज करके तुम रहमान को मारते, और वो जो लिंक बनी हुई थी रहमान, आईएसआई और बीयूएफ, टूट गई। और हमजा ये कैसे करता है, वो रहमान को कैसे मारता है, ठीक उसी तरीके से जैसा उसने उसके बड़े बेटे को मारा था, कि मर गया, अब मैं चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताऊंगा कि देखो मैंने कितनी कोशिश करी। दिस इज लाइक कंप्लीटिंग अ फुल सर्कल। और यही सेम चीज आदित्य धर ने पार्ट 2 में किया है। जसकीरत का कैरेक्टर शुरू में हम लोग इंट्रोडक्शन कैसे होता है, ट्रेजेडी से, जिसको आई थिंक हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली बताना, पार्ट 2 में भी हम लोग इतना डीप घुसेंगे, स्क्रीन प्ले को एनालाइज करेंगे। हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहां पर और एडिशनल कंटेंट बनता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक कर देना, सेहत का ध्यान रखना। और रणवीर सिंह की फिल्मोग्राफी, क्या बजट, कितना पैसा, कितना सुपरहिट, कितना फ्लॉप, बहुत बढ़िया जर्नी रही है भाई की, वो वीडियो यहाँ पर चेक कर लेना। हम लोग मिलेंगे अगली बार, टाटा बाय बाय।